मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमारा क्वेश्चन चल रहा था वेटेड एवरेज मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे थे। इसी को आज हम क्लास नंबर 8 में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, हमने जो स्टोर लेजर अकाउंट बना रखा है वो हम वेटेड एवरेज मेथड से बना रहे हैं। हमने परचेजेस सारे लिखे हुए हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया। हम आपको बैलेंस लिखना सिखा रही थी मैं, हमने बैलेंस लिखना सीखा था। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़ो, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ो, रेट उसको डिवाइड करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रेट निकाली थी, देखो 6000 यूनिट्स 12 वाली थी, 72,000 नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं, वही थी। फिर हमने 5 और खरीदी तो यूनिट्स 11,000 हो गई ना। और फिर हमने 1,42,000 कहाँ से लिखा, तो 72,000 पहले से थे, 70,000 का फर्दर परचेज हुआ, तो ये 1,42,000 कोई रेट क्या आई, 1,42,000 डिवाइडेड बाई 11,000, ये हो गई 12.909। राउंड फिगर में करके इसको हम कर देते हैं 12.91। आगे आने वाले इश्यूज किस रेट से होंगे, मतलब जो रिसेंटली आने वाला इशू वो किस रेट से होगा, 12.91 से। तो इशू भी आ गया है हमारा 14 अगस्त को 3,000 यूनिट्स का, किस रेट पर, 12.91। तो बहुत सिंपल है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। 12.91 की रेट पर 3,000 यूनिट्स इशू करो, ये आ गया 38,730। अब देखिए वापस हमें बैलेंस लिखना है ना, 11,000 में से 3,000 यूनिट्स गई, बची कितनी, 8,000, और 1,42,000 में से 38,730 के गुड्स गए, बचे कितने, 1,03,270। रेट वही रहेगी 12.91। चाहो तो इसको 8,000 से डिवाइड करके देख लो, 12.91 ही आएगा। मतलब 908 या 909 आ रहा है तो वो भी तो 12.91 ही है। तो इशू के साथ कभी रेट चेंज वेटेड एवरेज मेथड में नहीं होगी। चेंज कब होगी, जब कोई नई परचेज होगी। तो नई परचेज भी हो गई है, ये 500 यूनिट्स 12 के रेट पर 6,000, कितनी यूनिट्स होगी, 8,500। पहले हमारे पास बैलेंस था 103270, इसमें हम ऐड कर देंगे 6,000, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 1,09,270 रुपये। रेट कैसे निकालेंगे, 1,09,270 को डिवाइड कर देंगे 8,500 से। यही करते हैं ना, बैलेंस में जितना अमाउंट है उसको यूनिट से डिवाइड करो, आपके पास रेट आ गई 12.86। समझ में आई चीज़ आप लोगों को, इस तरीके से हमें करना है। हमारी रेट कितनी आ गई, 12.86 हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, हमारी फर्दर इशू दिया हुआ है 1250 यूनिट्स, किस रेट पर इशू हो जाएगी, 12.86 के रेट पर। तो इशू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिस डेट पर इशू उससे जस्ट पहले बैलेंस में आपकी कितनी रेट है उसी रेट से इशू करना है। ये 1250, तो ये हो गया 16,075 रुपये, 16,075 रुपये। तो अब बैलेंस देखते हैं, 1250 में से 8,500 में से 1250 यूनिट्स इशू हो गई, बची 7,250 यूनिट्स। बैलेंस देखते हैं 109270, 1,09,270 में से 16,075 के गुड्स इशू हो गए, बचे 93,195। रेट वही रहेगी 12.86। चाहे तो आप इसको 7250 से डिवाइड करके देखिए, रेट वही आएगी 12.86 अप्रोक्स। अब इसके बाद नया हमारा परचेज हुआ है 3,000 यूनिट्स, 13 के रेट पर 39,000। तो बैलेंस कैसे आएगा, 7,250 में 3,000 यूनिट्स जुड़ेगी, 10,250, और 93,195 में भी 39,000 को जोड़ दो, ये आ गया 1,32,195। नई रेट निकलेगी, हर परचेज के साथ नई रेट निकालनी है, इशू के साथ नई रेट निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 1,32,195 को 10,250 से डिवाइड करेंगे, ये आती है आपके पास 12.89। इसको हम 12.9 लिख देंगे, 89 आ रहा है ना, तो हम उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 12.9 लिख देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इशू है ना, लास्ट इशू 2,500 यूनिट्स का, किस रेट पर होगा, 12.9 की रेट पर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12.9 को 2,500 से, यह आता है 32,250। तो अब हम देखते हैं बैलेंस कितना बचा, 10,250 यूनिट्स थी, 2,500 इशू हो गई, 7,750 तो यूनिट्स बची। 1,32,195 के बैलेंस में से 1,32,195 के बैलेंस में से 32,250 माइनस किया, 99,945, ये हमारा आंसर होता है। 7,750 यूनिट्स 99,945 की कॉस्ट पर, और रेट यहाँ पर भी लगभग 12.89 या 12.9 आएगी। क्लियर हुई चीज़, ये हमारा था वेटेड एवरेज मेथड जो हम लास्ट क्लास से सॉल्व कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो रुक गई थी, तो मैंने इस क्लास में वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा था, 4, 5, 6,
7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। समझ में आई है चीज़ें आप लोगों को? 4 मेथड पढ़े, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इन चारों मेथड्स में क्या डिफरेंसेस थे? तो चेंज जो होता है ना मेथड का, वो सिर्फ यही होता है कि इशू किस रेट पर करना है। तो फीफो में फर्स्ट आया उस रेट पर, लिफो में लास्ट आया उस रेट पर, सिंपल एवरेज में एवरेज निकालेंगे इशू वाली डेट पर आपके पास कौन कौन सी रेट्स है। वेटेड एवरेज में आपको पहले बैलेंस लिखना है, बैलेंस में आपको रेट फाइंड आउट करनी है, उस रेट पर आपका इशू होता है। तो ये आपके मेथड्स है स्टोर लेजर अकाउंट्स बनाने के। अब इनके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे काम आने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है लॉस, हानि, क्षति, छीजत। इस लॉस को वेस्टेज भी कहा जाता है। इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या है। अब एक चीज़ को समझिएगा कि जब आपके स्टोर के अंदर गुड्स है ना, वो आपने स्टोर करके रखे हुए हैं अपने भंडार घर में, अपनी सामग्री को आपने क्या करा हुआ है, भंडार करके रखा हुआ है। तो कुछ लॉस होना भी तो बहुत सा स्वाभाविक सी बात है। हानि भी तो हो सकती है। हानि किस तरीके की? तो देखिए कि माल या तो पड़े पड़े नष्ट भी हो सकता है, वजन में कमी आ सकती है, या फिर खराबी कुछ हो जाए। तो इस तरीके का लॉस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। उस लॉस के लिए अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी। 500 यूनिट्स तो हमने रखी, उसमें से 5 यूनिट्स खराब हो गई, या 500 किलोग्राम मटेरियल रखा, उसमें से 10 किलोग्राम कम हो गया, तो उस 10 किलोग्राम की अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। जब आप हिसाब मिलाएंगे तो आपको पता तो चलेगा ना 10 यूनिट कम हुई है, 10 किलोग्राम कम हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? तो लॉस की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम समझते हैं 2 टाइप्स ऑफ लॉस। 2 तरीके की हानि यहाँ पर है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज, और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज, सामान्य हानि और असामान्य हानि। सामान्य हानि तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, बहुत नेचुरल कारणों से वो नष्ट हो गई, कि मतलब ऐसा तो होता ही है। जैसे कि आपने क्या स्टोर कर रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर कर रखी है जिनमें बड़े बड़े ही वजन में कमी आ जाती है। तो ये तो बहुत आपको पता है कि हमने 500 किलो रखा है ना, तो 500 का 500 किलो तो बचेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा, जो कि उसकी स्वाभाविक सी बात है। वो तो नॉर्मल लॉस होता है। और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि ऐसा लॉस जो कि नॉर्मली होता नहीं है। आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, चोरी हो गई, ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से अगर आपका लॉस ऑफ मटेरियल होता है तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। समझ में आई चीज़? नॉर्मल लॉस जो कि प्रकृति है, स्वाभाविक कारणों से होता है, हमेशा होता ही है नॉर्मली। अब नॉर्मल लॉस जो कि किसी अस्वाभाविक या अप्राकृतिक मतलब कारण तो वैसे प्राकृतिक ही है, बाढ़ भूकंप वगैरह प्राकृतिक आपदाएं होती है, लेकिन वो नॉर्मल आपके रूटीन में नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं रहता है, यदा कदा हो जाता है कुछ ऐसे कारणों से, असामान्य कारणों से, तो फिर वो असामान्य हानि बन जाती है। अब जो नॉर्मल लॉस है उसको हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस है उसकी किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब जब हम नॉर्मल लॉस की बात करते हैं तो इसकी अकाउंटिंग करने के भी हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट होता है कारखाना ऊपरी व्यय मानकर। कारखाना ऊपरी व्यय मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि 5 यूनिट्स का एक लॉस रिकॉर्ड किया गया, आपको इसे नॉर्मल लॉस मानना और फैक्ट्री ओवरहेड मानते हुए चार्ज करना है। सेकंड, इसे मान लिया लॉस इन वेट, भार में कमी, वजन में कमी, दोनों चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि जब फैक्ट्री ओवरहेड मान के बोला गया है ना, तो इसको आप सेम इशू की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे इशू होता है ना गुड्स का, जिस भी मेथड से हो रहा है, फीफो से तो हम इसको भी फीफो वाला मानेंगे, लिफो तो लिफो, जो भी मेथड आपका चल रहा है बिल्कुल इशू मान लिया जाएगा। लॉस को क्या मान लिया जाएगा, बिल्कुल इशू मान लिया जाएगा। मीन्स क्वांटिटी भी लिखी जाएगी, रेट भी आपकी जिस हिसाब से चल रही है, फीफो लिफो सैम फैम, उस हिसाब से लिख दिया जाएगा, अमाउंट भी लिखा जाएगा। लेकिन
अगर आपको लॉस इन वेट मानने के लिए बोल दिया जाए, वजन में कमी मानने को बोल दिया जाए, या फिर ये बोल दिया जाए कि लॉस के कारण बची हुई इकाइयों की लागत में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसे केस में करना क्या है? तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स ही लिखनी है, क्वांटिटी और रेट नहीं रेट और अमाउंट नहीं लिखनी है। रेट एंड अमाउंट को हम नहीं लिखेंगे ताकि बची हुई यूनिट्स की कॉस्ट में वृद्धि हो जाए। तो दोनों तरीके। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा करना है? तो दिक्कत लेने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। लॉस इन वेट हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाए। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला 50 यूनिट्स का लॉस हुआ, हम उसे नॉर्मल लॉस भी मानेंगे। सबसे पहले तो लॉस नॉर्मल लॉस माना जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड मानते हुए उसको किया जाएगा, मतलब सेम इशू की तरीके से उसकी अकाउंटिंग कर दी जाएगी। सेकंड आते हैं हम अपने अबनॉर्मल लॉस पर, असामान्य हानि, असामान्य कारणों से होने वाली हानि। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको अपने स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर कहीं भी अबनॉर्मल लॉस की एंट्री तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी। नोट डालना है कि अबनॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स 50 विल बी चार्ज्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लागत लाभ हानि खाता। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, लाभ हानि खाता। कोस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस किस नाम से बनता है? कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से, लागत लाभ हानि खाते के नाम से। तो आपका जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा ना, उस एबनॉर्मल लॉस को किससे चार्ज कर लिया जाएगा? सीधा कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से। उसकी अकाउंटिंग हमें अपने स्टोर लेजर के अंदर कहीं भी करने की नीड नहीं होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, फर्स्ट नॉर्मल लॉस, सेकंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस नॉर्मल रीजन से होता है, नेचुरली है। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल रीजन से होता है। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग के दो तरीके, फैक्ट्री ओवरहेड मानना, दूसरा लॉस इन वेट मानना, या फिर रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट को बढ़ा देना। तो नॉर्मल लॉस में क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड मान के किया जाएगा, मतलब कि यूनिट्स, रेट, अमाउंट तीन